जुलाई 2020 में लंदन के हाइड पार्क में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए। उनका प्रदर्शन सरकार द्वारा फेस मास्क को मैंडेटरी बनाए जाने के अगेंस्ट था। ऐसे ही कई सारे इवेंट्स पूरे वर्ल्ड में घटित हुए। अमेरिका में इन प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि ये जो फेस मास्क मैंडेटरी बनाया गया है शॉप्स और सुपरमार्केट में, वो उनके 5th अमेंडमेंट और 14th अमेंडमेंट में दिए गए पर्सनल लिबर्टी का हनन करता है। पर्सनल लिबर्टी का सेम कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? आइए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ एक और अध्याय के साथ में, जो कि है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल को उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। कहने को तो ये प्रोविज़न बहुत छोटा सा है, लेकिन जब आप इसको अंदर ध्यान से पढ़ेंगे, कि इसकी डीपली स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरे फंडामेंटल राइट्स का कोर है। क्योंकि अगर ये राइट किसी इंडिविजुअल को नहीं मिला तो वो बाकी के फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकता। लाइफ शब्द को डिफाइन करते हुए मन वर्सेस इलिनॉइस के केस में जस्टिस फील्ड ने, जो कि अमेरिकन जूरिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा था कि लाइफ का मतलब कहीं भी मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम इसी तरह का प्रोविज़न खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में दिया गया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू बॉडीली रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट बट समथिंग मोर देन द एनिमल एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स लाइफ का मतलब कहीं भी केवल फिजिकली सांस लेने से नहीं है, या उससे कहीं और ज़्यादा है। जस्टिस भगवती के अनुसार राइट टू लाइफ का मतलब डिग्निटीफुल लाइफ से है, और यहाँ डिग्निटीफुल का मतलब राइट टू लिवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू क्लोथिंग, और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कि इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। अब अगर बात की जाए दूसरे टर्म पर्सनल लिबर्टी की, तो इस टर्म को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 14th अमेंडमेंट में बहुत ही अच्छे विस्तृत तरीके से समझाया गया है, जहाँ पे पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल फिजिकल रिस्ट्रेन या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इन सबसे आज़ादी ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वैरायटी ऑफ राइट्स के रूप में है। इन खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा नाइट डोमिसिलरी को इन्फ्रिंजमेंट टू फंडामेंटल राइट माना और इसे इनवैलिड घोषित किया। इस केस में ये हुआ था क्योंकि खड़ग सिंह एक डकैत की लिस्ट में आते थे और पुलिस रात में उनके यहाँ दबिश डालने जाया करती थी। तो पुलिस की एक्टिविटीज़ की वजह से जो एपिलेंट थे और उनके आसपास के रहने वाले थे, उनकी नींद में और बाकी की जो एक्टिविटीज़ थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के इस एक्ट को पूरी तरह से अनरीजनेबल और इनवैलिड माना। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ए.के. गोपालन के केस में सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था और कुछ दलीलें दी गई थी इसके अगेंस्ट में। वो दलीलें इस प्रकार हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस एक्ट में लॉ से मतलब एनेक्टेड लॉ से ना होके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से फ्लो होने वाले लॉ से होना चाहिए। दूसरी चीज़, इस एक्ट की रीजनेबलनेस को आर्टिकल 19 के टेस्ट से जज किया जाना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने ये कहा था कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ये दोनों समान हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट को यह पावर होता है कि वो लॉ के रीजनेबलनेस को चेक कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इनकी सारी दलीलें खारिज कर दी और कहा कि जैसी व्यवस्था बता रहे हैं वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं की गई है। और इसके बाद आते हैं एक क्रांतिकारी केस, जिसे हम मेनका गांधी केस के नाम से जानते हैं, जिसने इस आर्टिकल में एक नया अप्रोच इस्टेब्लिश किया। अगर दो लाइन में बात की जाए तो इस केस में हुआ यह था कि मेनका गांधी जी का पासपोर्ट सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू जब्त कर लिया गया था जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो कि पासपोर्ट एक्ट का ही हिस्सा था। तो जब मेनका गांधी जी ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए सारे निर्णयों को खारिज करते हुए, उन्हें ओवर रूल करते हुए एक नया अप्रोच इस्टेब्लिश किया।
और कहा कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 कहीं भी अलग अलग ना होके इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही इस प्रोविजन में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया गया और इस वजह से हमारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बराबर हो गया। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसके पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ एसेंशियल्स का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि वहाँ पे एक वैलिड लॉ होना चाहिए, वो वैलिड लॉ एक प्रॉपर प्रोसीडर को इस्टेब्लिश करता हो। तीसरी बात, वो प्रोसीडर जो है जस्ट, फेयर और रीजनेबल हो। और चौथी बात ये कि इनके साथ ही आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 में दिए गए रीजनेबलनेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अगर आर्टिकल 21 को फिर से एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो आर्टिकल 21 जो कि एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन के साथ शुरू हुआ था वो अब एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन हो गया है। और इसके साथ ही इसमें विद इन द टाइम केसेस के साथ में और भी ढेर सारे पॉइंट्स ऐड होते गए जो कि इसके एक्सटेंडेड वर्जन कहे जा सकते हैं। इसमें जो कुछ मेजर पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंतर्गत व्यक्ति को राइट टू लिवलीहुड, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ब्रीथ अनपॉल्यूटेड एयर और राइट टू रेपुटेशन भी मिले हुए हैं। इसके अलावा कई विद्वानों ने यह तर्क भी दिया कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई। तो कई केसेस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंततोगत्वा यह फैसला दिया कि जस्ट राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड राइट टू डाई आल्सो इंक्लूड्स सुसाइड एंड सुसाइड इज अ अननेचुरल प्रोसेस। तो कहीं भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता, परमिट नहीं देता। आई होप आपको आर्टिकल 21 के अंडर में जो उसके मेन प्रोविजंस और जो केसेस थे वो समझ में आ गए होंगे। वैसे आर्टिकल 21 है तो बहुत ही विस्तृत फॉर्म में, लेकिन हमने इसे कुछ शॉर्ट करके एक समराइज वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए।